प्रिय बच्चों, मैं सुश्री अर्चना वर्दे शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के टॉपिक जाति, धर्म और लैंगिक मसले के बारे में आपको बताऊंगी। क्योंकि बच्चों, इस टॉपिक से आपको मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन आना है, तो या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा। तो उसके हिसाब से तैयारी करने के लिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जाति क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में आप लोग आस-पास अपने घर सब जगह चर्चा करते रहते हैं। और लैंगिक मसले थोड़ा सा हो सकता है शायद इस शब्द को सुन के लोग ना समझ पाएं। मसले का मतलब होता है मुद्दे, है ना, और लैंगिक का मतलब होता है स्त्री और पुरुष के बीच भेद। और ये जो लैंगिक विभाजन है, ये जैविक आधार पर नहीं, अर्थात शारीरिक विभाजन के आधार पर नहीं होता, बल्कि हमारी जो सदियों से रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, उसके आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद किया जाता रहा है, जिससे महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। जैसे कि महिलाओं को कहा जाता है कि वो घर का ही काम करेंगी और पुरुष घर का काम नहीं करेंगे, पुरुष बाहर कमाने जाएंगे। जबकि आज के वर्तमान युग में महिलाएं दोनों प्रकार के काम कर रही हैं, और आज भी कई पुरुषों की कुत्सित मानसिकता है कि हम घर में काम नहीं करेंगे, हम तो केवल बाहर करेंगे, भले वो घर में चाहे बैठे रहें। तो आपको हम आज यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू कर रहे हैं कि लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय होता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच भेद करना या असमानता जो या उनकी असमान भूमिकाएं हैं, उसको हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। भारत में महिलाओं की आरक्षण की जो व्यवस्था है, तो आप इस जानिए कि आरक्षण की व्यवस्था, क्योंकि हमारा जो शासन, हमारी शासन व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय है। कैसे? केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन को 2 भागों में बांटा गया है, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो केंद्र और राज्य स्तर पर कई सालों से महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठी है, लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन स्थानीय स्वशासन ने जब से एक रूपता हासिल की है 1993 में 73 संविधान संशोधन के तहत, तभी से महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था है तो पंचायती राज संस्था। भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण कथन क्या है? यह धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, सभी लोगों को अपना धर्म मानने की आज़ादी दी गई है। किसी धार्मिक समुदाय ने सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार दिए गए हैं। वह समाज जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व देता है, उसे पितृ प्रधान समाज कहते हैं। तो इसकी भी 2 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है कि पितृ प्रधान समाज क्या है, अर्थात पुरुष का वर्चस्व, जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य समानता है, मूल लक्ष्य समानता है। क्यों ये नारीवादी आंदोलनों ने जन्म लिया, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि हमारे लैंगिक विभाजन के आधार पर जो असमान है, पुरुषों को वरीय करना और महिलाओं को निम्न स्थिति। तो धीरे से सदियों से शोषित महिलाएं रहीं, और जब उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता पड़ा तो 20वीं शताब्दी में नारीवादी के आंदोलन का उद्भव हुआ और उसमें समानता मूल तत्व था। किन देशों में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? तो स्कैंडिनेवियन कंट्री या देश, जिसको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कहां पर है? यूरोप महाद्वीप। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कौन है? भारत। अनुसूचित जातियों में आमतौर पर कौन शामिल होता है? तो यहाँ पर बच्चों ये धोखे में गलत प्रिंट हो गया है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति शब्द आता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिनमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो आजकल वैश्विक परिदृश्य के कारण लोग ग्रामीण से शहरी की नगरों की ओर जाते, जिसे हम शहरीकरण, नगरीकरण कहते हैं। कौन सा मामला कानून से पारिवारिक कानून संबंधित? तो विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम, ये, उसके बाद पुत्र, फिर अगला पुत्र। ये धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000
बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? 919। इसको आपको याद करना पड़ेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्या है? तो आपको पता है कि पुरुष ज्यादा साक्षर है, महिलाएं तो आती है। इस स्तंभ को हाईलाइटेड। महिला आंदोलन की मांग है कि सभी धर्मों के पारिवारिक वो कानून जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? तत्काल बदल देना चाहिए। और हमारे संविधान के द्वारा उनको बदलने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या ये कानून जो है बदलने का की बात की गई है, कानून बना दिए गए, नियम बना दिए गए हैं, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में लागू करना, सोच सही जागरूकता न होने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। जैसे कि घर की कोई पारिवारिक महिला, उसके साथ कोई हिंसक घटना होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो वो सोचती है मेरा भाई है, मेरा पति है, पिता है, ससुर है, और घर की बात बाहर जाएगी तो घर में समाज की बदनामी। और वो लोग खुल के इस कानून का उपयोग नहीं करती हैं, इसलिए एक बने बनाए जो कानून है वो केवल दिखावे के लिए हो जाते हैं। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं, भारत ने किसी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया, वह सभी धर्मों के प्रति सर्व समभाव की धारणा रखता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आप देखिए, हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण लोगों को धर्म में बांटने का प्रयास करती हैं। ये इनकी पार्टी, ये एक्स धर्म की पार्टी, ये वाई धर्म की पार्टी, और उसी के नाम पर वोट मांगी जाती है। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सीधा सीधा प्रश्न है, आपको बस याद करना है। जातिवाद पर आधारित विभाजन केवल और केवल भारत में ही, भारत जैसे देश में पाया जाता है। ये जातिवाद कहाँ से आया हमारे देश में? यदि हम इसके लिए पूर्व के इतिहास की ओर अपनी दृष्टिगत जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हमने ये देखा, क्या देखा कि कर्म के आधार पर विभाजन था, जाति विभाजन। कैसा कि जो अध्ययन का कार्य करेगा वह ब्राह्मण कहलाएगा, जो देश की रक्षा करेगा वह क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा, और जो व्यापार वाणिज्य व्यवसाय करेगा वह वणिक वर्ग में आएगा, मतलब तृतीय श्रेणी में, और जो इन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वणिक तीनों की सेवा करेगा वह शूद्र वर्ग में। लेकिन धीरे धीरे हम वैदिक समाज में क्या देखते हैं कि वैदिक समाज में जो ऋग्वेद ग्रंथ लिखा गया वह 10 मंडलों में विभाजित था। उसके पुरुष सूक्त में कहा गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र। उसी के बाद ये जाति जो हमारी वंश के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर मानी जाने लगी, और यह जाति प्रथा हमारी इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि इससे हमारे देश की गरिमा को भी कलंकित किया है। राष्ट्रपिता के नाम पर महात्मा गांधी भी जाना जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है तुम्हारे धर्म से, या दूसरा कहने कि तुम्हारे धर्म से मेरा श्रेष्ठ है, तब सांप्रदायिकता की उनका जन्म होता है। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% था। ये भी आपने सही जोड़ियां। अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी करने वाला व्यक्ति, दोनों को बराबर मानने वाला नारीवादी, और धर्म को समुदाय के आधार पर मानने वाला सांप्रदायिक, और जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी, और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। दूसरी जोड़ी, एक व्यक्ति एक सार्वभौमिक वैश्विकाधिकार, कोई राजधर्म नहीं, धर्मनिरपेक्ष। समाज में पुरुषों का वर्चस्व क्या कहलाता? पुरुष प्रधान या पितृ प्रधान समाज को बताता है। और सांप्रदायिकता का गंदा रूप क्या है? दंगा, बलवा, हिंसा, नरसंहार आदि है। सत्य एवं असत्य, पुरुष एवं महिला के बीच श्रम विभाजन का आशय क्या है? लैंगिक विभाजन। बिल्कुल सही है। पुरुष एवं महिलाओं में असमान अधिकार एवं अवसर के कारण जब पुरुष और महिला के बीच भेद किया गया, इसीलिए नारीवादी आंदोलन का जन्म हुआ, और उसके उत्थान ने महिलाओं में और पुरुषों के बीच समानता को स्थापित करने का प्रयास किया। भी सत्य है। धर्म के संबंध में गांधी जी का मतलब था नैतिक मूल्यों से था। सभी जो कि सभी धर्मों में जुड़े हुए हैं, हर धर्म में कहा जाता है। धर्म को राजनीति से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। इसका उनका कतई यह उद्देश्य कभी नहीं था
कि धर्मांतरता को बढ़ावा देना, बल्कि आपने कभी व्यवहारिक जिंदगी में इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जब हमसे कोई कहता है कि भैया भगवान से डरो, धर्म से डरो, तो हम उसमें क्या होते हैं कि एकदम से डर जाते हैं, अरे हमें भगवान पाप देंगे। तो ये एक धर्म जो होता है हमारे लिए नैतिक मूल्यों का समावेश हमारे लिए करता है, और वह राष्ट्र जो तो धर्म सभी धर्मों को समान महत्व देता है, जिसका आशय धर्मनिरपेक्ष, यह भी सत्य है। लैंगिक असमानता का आधार भी मैंने लैंगिक विभाजन जो था उसके बारे में बताया। लैंगिक असमानता के बारे में इसका अर्थ पुरुष और स्त्री की जैविक बनावट अर्थात शारीरिक विभाजन से नहीं होता, बल्कि हम सदियों से जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं उसमें महिला को दबाने का प्रयास किया है, उसका शोषण किया गया है ना, उसके आधार पर लैंगिक असमानता होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है, इसलिए इसको असत्य करार दिया गया है। घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, सत्य है ये बात, क्योंकि महिलाओं के साथ घरेलू विवाह के बाद उसके पति के द्वारा उसकी माता, उनकी बहन या अन्य जो उसके ससुराल पक्ष के रिश्तेदार होते हैं, वो दहेज को लेकर या किसी को लेकर उसके साथ शारीरिक मानसिक उसको प्रताड़ित किया जाता है, जिसे हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। इसीलिए 2005 में हमारे देश में यह कानून पारित किया गया और इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू करके महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक के बहुत बड़े 19वीं शताब्दी के जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जब हमारी जनगणना होती है तो जो पूछने वाले लोग आते हैं वो उनके लिए पूछते हैं कि आप किस जाति धर्म के हैं। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है और ये सत्य है, और समानता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का, चाहे वह राजा हो चाहे रंग हो, सभी के वोट का एक ही महत्व होता है, ये सत्य है। समान मजदूरी अधिनियम 1976 में पारित किया गया है, जिसमें कहा गया समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। तो इससे आपको 2 प्रश्न भी बन सकते हैं कि समान मजदूरी अधिनियम किस सन में पारित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है आपके लिए। भारत में औसतन एक पुरुष की तुलना में महिला रोजाना 1 घंटे कार्य करती है, ये भी सत्य है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकता, ये शब्द हमने आपको बहुत अच्छे से विस्तारित करके समझाया है महात्मा गांधी ने। प्रति 1000 लड़कों पर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या या 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात या सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। लैंगिक असमानता क्या है, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये भी पता है आपको, महिला पुरुष उसमें अंतर किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। वर्ण व्यवस्था क्या है, जातियों का पदानुक्रम वर्ण व्यवस्था, जैसे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग, उसके बाद क्षत्रिय वर्ग, फिर वैश्य वर्ग या वणिक वर्ग और नीचे शूद्र। रंग भेद क्या है, नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है, या 2 नंबर के प्रश्न में पूछ सकते हैं। नारीवादी का बात का अर्थ बताइए, अधिकारों एवं अवसर के मामले में स्त्री और पुरुषों को बराबर मानना। आरक्षण क्या है, अपनी जगह सुरक्षित करना ही आरक्षण है। भारत के 2 समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले हैं। सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, लिंग, धर्म और भाषा। अब आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। अभी तक हमने जो ऊपर 5 प्रश्न पढ़े वो 1 नंबर के, क्योंकि यूनिट आपकी 2 नंबर की, तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा या 2 नंबर का आएगा। तो श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? श्रम के बंटवारे का ऐसा तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे कार्य घर की औरतें स्वयं करती हैं, या फिर नौकर नौकरानियों के माध्यम से करवाती, इसे ही हम श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। समान मजदूरी अधिनियम क्या है, तो ये 1976 में पारित किया गया है। इसमें समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, यह लैंगिक भेदभाव को नहीं माना जाता। हमारे देश के नीति निर्देशक तत्व में भी यह बात की गई है, जो भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। लेकिन जो कि सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं हमारे धर्मनिरपेक्ष नीति निर्देशक तत्व, तो ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। लागू करना है तो लागू करें, नहीं करना है तो नहीं करें। पारिवारिक कानून क्या है, विवाह, तलाक,
गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े संबंधित जो मसले होते हैं उनको पारिवारिक कानून कहते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून या विधियां बनाई गई हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसका अर्थ है कि राज्य राजनीति या गैर धार्मिक मामलों में धर्म को क्या करता है? दूर रखता है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है ना, बल्कि सभी धर्म के जो लोग होते हैं उनके धार्मिक विश्वासों को पूरी आजादी से मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शहरीकरण क्या है? शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तारवाद को शहरीकरण कहा जाता है। यह एक वैश्विक परिवर्तन है और संयुक्त राष्ट्र ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शहरी क्षेत्र में जाकर बसना, काम करना शहरीकरण या नगरीकरण कहलाता है। वोट बैंक क्या है? जब कोई राजनीतिक दल ऐसी नीति अपनाता है, ऐसी परिपाटी बनाता है, तो मतदाताओं का एक विशेष समूह उसी को वोट भारी मात्रा में देता है, या वह दल यह मानने लगता है कि हर हाल में यह समूह या जातिगत समूह से ही वोट देगा, उसे यह वोट बैंक की राजनीति कहते हैं। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है? 18 साल या उससे अधिक की उम्र के प्रत्येक नागरिक को जो किसी आपराधिक कार्य में शामिल नहीं है और दिमागी रूप से क्या है? स्वस्थ है, तो उसे मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये हमारी मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है। तो आगे नारीवादी आंदोलन। नारीवादी वे आंदोलन हैं जो विभिन्न महिला संगठन बने, उन्होंने नारी के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई, और जैसे कि वोट देने का अधिकार, राजनीतिक एवं वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाना कि उन्हें राजनीति में भी और वैधानिक रूप से उनको अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा एवं रोजगार में अवसरों को बढ़ाने की मांग और जीवन के हर क्षेत्र में आज बराबरी की मांग की। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक महिला अभी तक प्रधानमंत्री बनी है या एक महिला राष्ट्रपति, तो हम इसको बड़ा खुश होके कहते हैं, या कोई हमारे देश की लोकसभा अध्यक्ष एक महिला बन जाती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में कोई एक महिला बन गई, ये बन गई। तो आप ये सोचिए कि आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और हम विश्व के लोगों की अपनी संस्कृति को बर्बाद करके उनके रहन सहन को अपना रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, इससे आप ये सोच रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है, बल्कि महिलाओं की स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है। बड़े बड़े पदों पे आज भी पुरुषों का वर्चस्व है। घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, इसके बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं आपको, है ना, कि घरेलू हिंसा में वैवाहिक दुर्व्यवहार, घरेलू मारपीट या पारिवारिक हिंसा को घरेलू हिंसा के नाम से जाना जाता है। ये भी हमने बताया कि 2005 में पुनः रिपीट करती हूँ, कानून बना मतलब पारित हुआ संसद में और लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। बताइए भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानता है। भारतीय संविधान के आधार पर सभी नागरिकों को समान माना गया है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया, परंतु आज भी कई क्षेत्रों में जातिगत असमानता को मिलती है। उसके दो कारण हैं, छुआछूत व जाति के अंतर्गत विवाह। तो आपको बता दें कि कितने भी कानून बन जाएं, लेकिन यदि हमारी सोच सही नहीं होगी, मानसिकता सही नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने कानून ना, लेकिन सरकार घर घर जाके नहीं कहेगी कि तुम ये सब भेदभाव ना करो, लेकिन लोग करते हैं। तो बच्चों धन्यवाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया।